Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the third and the last part of the solutions to NCERT questions of the Metallurgy chapter for class 12, CBSE and ISC. In this video we will discuss solutions to exercise questions 18 to 27. So let's begin. 18th question है, what is the role of cryolite in the metallurgy of aluminium? एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में एक्सट्रैक्शन में क्रायोलाइट का क्या रोल है? द रोल ऑफ क्रायोलाइट इज एज फॉलोज. इट मेक्स एल्यूमिना अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड it lowers the fusion temperature of the bath from 2323 Kelvin to at about 1140 Kelvin. तो एक तो जो एल्यूमिना है उसको कंडक्टर बनाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि ज़रूरी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक तरफ डिपॉजिट होने वाले हैं इसमें. और दूसरा, इट लोअर्स द फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ बाथ. तो फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ बाथ यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है उसका जो फ्यूजन टेम्परेचर है उसको कम करता है, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर पर फ्यूज़ ना करके बहुत कम टेम्परेचर को इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना है उसका, और ईजीली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करें. तो इट रिड्यूसेस टेम्परेचर फ्रॉम 2323 केल्विन टू 1140 केल्विन. नेक्स्ट, हाउ इज लीचिंग कैरीड आउट इन केस ऑफ लो ग्रेड कॉपर ओर? लो ग्रेड कॉपर ओर अगर है तो उस केस में लीचिंग कैसे कैरी आउट करते हैं? लीचिंग ऑफ द लो ग्रेड कॉपर ओर इज कैरीड आउट विद एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर व्हेन कॉपर गोज इनटू सॉल्यूशन एज CO2 प्लस आयंस. एसिड के प्रेजेंस में एसिड के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर. ठीक, व्हेन कॉपर गोज इनटू द सॉल्यूशन एज CO2 प्लस आयंस, आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाएगा तो रिएक्शन क्या होगा? 2 कॉपर सॉलिड प्लस 2 H2O H2SO4 aqueous plus O2 gaseous will form 2 CuSO4 aqueous plus 2 H2O liquid, या फिर copper solid 2 H plus aqueous plus half O2 will form CO2 plus H2O. यहाँ से हमको आयन जो है उस फॉर्म में मिल जाएगा. नेक्स्ट, why is zinc not extracted from zinc oxide through reduction using कार्बन मोनोऑक्साइड? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करके जिंक को एक्सट्रैक्ट जिंक ऑक्साइड से क्यों नहीं करते? द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन डेल्टा G0R for CO2 from CO is higher than that of the formation of ZnO from Zn. Hence CO cannot be used to reduce ZnO to Zn. तो फॉर्मेशन की जो एनर्जी है ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज हायर देन दैट ऑफ CO2. तो CO2 जल्दी ईजिली बनेगा एट लो टेम्परेचर देन CO. अब CO फ्रॉम CO2 फ्रॉम CO इज हायर. तो जो जिंक ऑक्साइड है फ्रॉम जिंक से अगर बनता है तो CO2 की ज़्यादा होगी CO से, इसलिए CO कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ ZnO टू जिंक, यानी कि CO2 विल फॉर्म इजी, इसलिए जिंक कैन नॉट बी यूज्ड. कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी नॉट बी यूज्ड फॉर जिंक. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ डेल्टा G0R for the formation of Cr2O3 is minus 540 kJ per mole and that of Al2O3 is minus 827 kJ per mole. Is reduction of Cr2O3 possible with aluminium? तो दोनों की वैल्यूज दी हुई है, माइनस 540 kJ per mole और माइनस 827 kJ per mole फॉर Cr2O3 एंड Al2O3. तो इज़ द रिडक्शन ऑफ Cr2O3 पॉसिबल विद एल्यूमिनियम? क्या एल्यूमिनियम के साथ Cr2O3 का रिडक्शन पॉसिबल है, ये बताना है. तो रिएक्शन यहाँ पे क्या है? 4/3 Al solid plus O2 gaseous will form 2/3 Al2O3. यहाँ पे डेल्टा G0 फॉर्मेशन ऑफ Al to Al2O3 इज माइनस 827 kJ per mole. दूसरा 4/3 Cr solid plus O2 gaseous will form 2/3 Cr2O3 सॉलिड, जहाँ पे डेल्टा G0 फॉर्मेशन इज माइनस 540 kJ per mole. सब्सट्रैक्टिंग दोनों की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे. देन वी हैव 4/3 aluminium solid plus 2/3 Cr2O3 gaseous will form 2/3 Al2O3 gaseous plus 4/3 Cr and delta G0R for reaction is minus 287 kJ per mole. Since delta G0 combined redox reaction is negative, therefore reduction of Cr2O3 by aluminium is possible. delta G0 नेगेटिव है इसलिए रिडक्शन जो है जिस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं वो पॉसिबल है. नेक्स्ट, आउट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ZnO? कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में से दोनों में से जिंक ऑक्साइड के लिए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? द फ्री एनर्जी फॉर फॉर्मेशन डेल्टा G0 F ऑफ CO फ्रॉम C, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बनाना है, at lower temperature becomes lower at temperature above 1120 Kelvin, whereas that of CO2 from C becomes lower above 1323 Kelvin. यानी कि
कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 1120 केल्विन पे कम हो जाती है, जबकि कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 फ्रॉम सी, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए जो एनर्जी कम करनी है वो 1323 केल्विन होती है. हायर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड देन Kelvin then delta G naught of ZnO. However, delta G naught F of CO2 from CO is always higher than that of ZnO. तो जो फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड है हमेशा उससे ज़्यादा होती है फॉर्मेशन ऑफ CO2 फ्रॉम CO. देयरफॉर C कैन रिड्यूस ZnO टू Zn बट नॉट CO. इसलिए कार्बन जो है वो रिड्यूस कर सकता है जिंक ऑक्साइड को, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कर सकता. देयरफॉर आउट ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर जिंक ऑक्साइड. द रिडक्शन ऑफ CO2 is usually carried out next. The choice of a reducing agent is in a particular case depends upon the thermodynamic factor. How far do you agree with this statement? Support your opinion with 2 examples. जो रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं इट डिपेंड्स अपॉन थर्मोडायनामिक फैक्टर्स. इस स्टेटमेंट से आपके साथ तक अग्री करते हैं और अपनी बात को 2 एग्जाम्पल के साथ प्रूव करिए. तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग the theory of metallurgical transformations. Gibbs free energy is the most significant term. The graphical representation of Gibbs free energy was first given by H.J. Aluminium. This provides the sound basis for the considering the choice of reducing agent in the reduction of oxides. This is known as Aluminium diagram. Such diagram help us in predicting the feasibility of the thermal reduction of an ore. The criterion of feasibility is that the given temperature a Gibbs free energy of the reaction must be negative. जो टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं उस टेम्परेचर पर जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो नेगेटिव होनी चाहिए. और गिब्स फ्री एनर्जी का जो प्लॉट है टेम्परेचर वर्सेस गिब्स फ्री एनर्जी का प्लॉट वो एलिंगम डायग्राम उसको बोलते हैं, जो कि बेसिकली थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स पर ही डिपेंड करता है कि रिडक्शन एजेंट कौन सा यूज़ करेंगे और रिडक्शन पॉसिबल है या नहीं है. एग्जाम्पल, thermodynamics helps us to understand how coke reduces the oxide and why blast furnace is chosen. coke जो है वो ऑक्साइड्स को रिड्यूस कैसे करता है और ब्लास्ट फर्नेस में काम क्यों करता है. What are the main reduction steps in processes? FeO solid plus carbon solid will form Fe solid or liquid plus CO gaseous. It can be seen as a couple of 2 similar reactions. In one, the reduction of FeO is taking place and the other carbon is being oxidized टू CO. तो यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं एक साथ. एक रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो आयरन है वो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि FeO सॉलिड विल फॉर्म Fe सॉलिड प्लस हाफ O2, और दूसरे केस में कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा फ्रॉम कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि C प्लस हाफ O2 विल फॉर्म CO. When both the reactions take place to yield the equation 1, the net Gibbs free energy चेंज बिकम्स डेल्टा जी. दोनों जब रिएक्शन कंबाइन हो जाएंगे तो दोनों का डेल्टा जी अलग अलग गिवन है यहाँ पे, FeO टू Fe एंड C टू CO. जब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो बनेगा डेल्टा जी C टू CO प्लस डेल्टा जी FeO टू Fe इज द डेल्टा जी नेट रिएक्शन. Naturally, the resultant reaction will take place when the right side of the equation 3 is negative. जब right side negative होगा तब reaction possible है. In case delta G is negative, the reaction is only then possible. तो delta G naught versus T plot representing reaction 2. The plot goes upward and represents the change from C to CO and goes downward. पहले Fe वाला जो reaction है FeO टू Fe उसमें अपवर्ड जाएगा और फ्रॉम कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड ग्राफ जो है वो नीचे आएगा. तो यहाँ पे लोअर टू अपर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए ओवरऑल जो है डेल्टा जी विल शो नेगेटिव. टेम्परेचर की वजह at temperature above 1073 Kelvin approx, carbon monoxide line comes below FeO line, and so in this range the coke will be reducing the FeO and will itself oxidize to carbon monoxide. In the similar way, the reduction of Fe3O4 and Fe2O3 at relatively low temperature by carbon monoxide can be explained. और इसी तरीके से Fe3O4 का
2O3 दोनों का जो रिडक्शन है बाय कार्बन मोनोऑक्साइड उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी रिएक्शन सेम तरीके से होता है। इलिंगम डायग्राम का जो वर्किंग है, ग्राफ का ऊपर जाना नीचे आना, वो सेम तरीके से होता है। दूसरा एग्जाम्पल, इन द ग्राफ ऑफ delta G naught R versus T for the formation of oxides, the CuO line is almost at the top, so it is quite easy to reduce the oxides or of copper directly to the metal by heating with coke. Both lines of C and CO and CO2 are at much lower position than the graph, particularly after 500 to 600 Kelvin. 500-600 Kelvin टेम्परेचर के बाद जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बिटवीन द प्लॉट ऑफ CO2O and CuCO or C2CO or C2CO2. However, most of the ores are sulfide and some may also contain iron. The sulfide ores are roasted or smelted to give oxides. तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे सल्फाइड और अगर प्रेजेंट है तो रोस्टिंग या फिर स्मेल्टिंग करके पहले ऑक्साइड्स बनाते हैं, उसके बाद जो है इसी तरीके से रिएक्शन करते हैं, रिडक्शन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, 2CU2S plus 3O2 will form 2CU2O plus 2SO2. The oxide can be reduced using metallic copper using coke. कैसे, CU2O plus C will give 2Cu plus CO. Next, name the processes from which chlorine is obtained as a byproduct. What will happen if an aqueous solution of NaCl is subjected to electrolysis? So, sodium metal is prepared by Dawes process. The process involves electrolysis of fused mixture of NaCl and CaCl2. The fused mixture of NaCl और CaCl2 तो at 873 Kelvin इन दोनों को हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं. During the electrolysis of sodium is discharged at cathode and Cl2 is obtained at the anode. So sodium will go at cathode and Cl2 at anode as a byproduct. Reaction क्या होगा, NaCl will electrolyze to form Na plus melt and Cl minus melt. At cathode, Na plus melt will gain electron to form Na solid, and at anode, Cl minus melt will lose electron to form Cl gaseous. So, and two Cl gaseous will combine to form Cl2. If an aqueous solution of NaCl is electrolyzed, H2 is evolved at cathode and Cl2 is obtained at anode. Aqueous solution अगर है तो उस केस में Cl2 जो है वो एनोड पे आएगा और H2 जो है वो कैथोड पे जाएगा. The reason being the E0 for Na plus to Na reduction couple is much lower, which minus 2.71 volt than that of H2O, which is minus 0.83. लेकिन H का ज़्यादा होता है इसलिए वो जल्दी जाएगा. Hence water is reduced to H2. The preference of Na plus ions is preferred to Na plus ions. उसका ज़्यादा है इसलिए H2 है वो जाएगा इंस्टेड ऑफ Na. However, NaOH is obtained in the solution. जो solution है वहाँ पर NaOH मिलेगा. कैसे, NaCl aqueous electrolyzed to Na plus and Cl minus. Anode पे Cl minus will lose electron and 2Cl will form Cl2. और at cathode 2H2O will gain electron to form H2 plus 2OH minus. तो Na और OH जो है वो electrolysis में जो electrolyte solution है वहाँ पे NaOH will be formed. Next, what is the role of graphite rod in the metallurgy of aluminium? Graphite rod का क्या रोल है in electrometallurgy of aluminium? तो in the process, a fused mixture of alumina, cryolite and flour sugar CaF2 is electrolyzed using graphite as anode and steel as cathode. During the electrolysis, aluminium is liberated at cathode, whereas carbon monoxide and carbon dioxide are liberated at anode. तो cathode पे क्या हो रहा है, Cl aluminium 3 plus Al3 plus melt to form Al liquid, and anode पे क्या होगा, C और O2 minus will form CO plus 2 electrons, electron lose करेगा और CO बनाएगा, या फिर C plus 2 O2 minus melt will form CO2 and will lose 4 electrons. If some other metal is used as the anode other than graphite, then O2 is liberated, will not only oxidize the metal of the electrode but would also convert some of the aluminium liberated at the cathode back to Al2O3. अगर कोक की जगह कुछ और यूज़ करते हैं तो जो ऑक्सीडाइज होगा, O2 लिबरेट होगा, वो मेटल को ऑक्सीडाइज करेगा, साथ में Al2O3 को वापस जो है एल्यूमिनियम जो बना वो उसको वापस ऑक्सीडाइज करके Al2O3 बना देगा. Since the graphite is much cheaper than any other metal, graphite is used as anode. So the role of graphite in electrometallurgy
is of aluminium is to prevent the liberation of O2 at anode, which may otherwise oxidize some of the liberated aluminium back to Al2O3. तो ओवरऑल जो रोल है ग्रेफाइट का वो इतना है टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन का जो लिबरेशन है उसको रोके और जिससे कि वो ऑक्सीजन लिबरेटेड ऑक्सीजन वापस एल्यूमिनियम जो सेपरेट किया उसको Al2O3 में कन्वर्ट ना कर दे. नेक्स्ट, outline the principles of refining of metals of the following methods: zone refining, electrolytic refining and vapor phase refining. इन तीनों के प्रिंसिपल्स को, इनके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है. सो पहला पार्ट यहाँ पे जोन रिफाइनिंग का दिया हुआ है जो एक्सप्लेन हो चुका है पहले. दूसरा पार्ट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का दिया हुआ है. इसमें क्या है? इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज मेड टू एक्ट एज एनोड. अ स्ट्रिप of the same metal is in pure form is used as cathode. Impure metal anode पे, pure metal cathode पे, और they are put in a suitable electrolytic solution bath containing soluble salt of the same metal. उसी metal के soluble salt का जो है एक बात बनता है, ताकि इलेक्ट्रोलाइट बनता है, और the more basic metal remains in the solution and the less basic goes to the anode mud. जो ज़्यादा बेसिक है वो सोल्यूशन में रहेगा, जो कम बेसिक है वो एनोड मड में जाएगा. एनोड पे क्या होगा? मेटल will lose electron to form Mn plus, and at cathode Mn plus will accept electron to form metal. Copper is refined using the electrolytic method. Anode are of impure copper and pure copper strips are used taken as cathode. The electrolyte is a acidified solution of copper sulfate, and the net result of the electrolysis is a transfer of copper in pure form from anode to cathode. Anode से cathode पे pure form में transfer हो गया. Anode पे क्या होगा? Copper will lose electrons to form Cu2 plus and will lose 2 electrons, or cathode पे Cu2 plus will accept electrons to form copper. The impurities from the blister copper deposit as anode mud, which contains antimony, cerium, silver, gold and platinum. Recovery of these elements may meet the cost of refining. इनको अगर रिकवर कर लें तो जो रिफाइनिंग कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगी. जिंक में ऑल्सो भी रिफाइंड दिस वे, और कॉपर की तरह जिंक भी इसी मेथड से रिकवर हो सकता है, रिफाइन हो सकता है. नेक्स्ट इज वेपर फेज रिफाइनिंग. इस केस में क्या होता है? द मेटल इज कन्वर्टेड टू इट्स वोलेटाइल कंपाउंड एंड कलेक्टेड एल्सवेयर. जो मेटल है उसको वोलेटाइल फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करके दूसरी जगह कलेक्ट कर लेते हैं. इट इज़ देन डीकम्पोज्ड टू गिव प्योर मेटल. सो द तो उसके बाद जो वेपर फेज है उसको डिकम्पोज करके प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. द मेटल शुड फॉर्म अ वोलेटाइल कंपाउंड ऑफन अवेलेबल विद एन अवेलेबल रिएजेंट. किसी भी अवेलेबल रिएजेंट के साथ जो मेटल है वो एक वोलेटाइल कंपाउंड बनाए, ये पहला रिक्वायरमेंट. द वोलेटाइल कंपाउंड शुड बी इजीली डिकम्पोज सो दैट इट कैन रिकवर इजी. जो वोलेटाइल कंपाउंड बन गया उसको ईजिली डिकम्पोजेबल होना चाहिए ताकि रिकवरी पॉसिबल हो. फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन. बॉन्ड प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग निकल. इसमें क्या करते हैं? इन दिस प्रोसेस द निकल इज हीटेड in a stream of carbon monoxide forming volatile complex निकल टेट्रा कार्बोनिल. लेकिन निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हम हीट करेंगे एट 330 to 350 केल्विन. यहाँ पे NiCO4 बनेगा विच इज़ निकल टेट्रा कार्बोनिल. अब ये जो निकल टेट्रा कार्बोनिल बनेगा गैसियस फॉर्म में, यानी कि वोलेटाइल फॉर्म में बना, उसको हाई टेम्परेचर दे करके डिकम्पोज करेंगे, जिसके एट 450 to 470 केल्विन, विच विल रिड्यूस डाउन टू डिकम्पोज हो जाएगा इनटू निकल विच इज़ इन प्योर फॉर्म एंड 4CO will separate out. Next, predict the conditions under which aluminium might be expected to reduce magnesium oxide. किन conditions में aluminium जो है वो magnesium oxide को reduce कर सकता है, ये बताना है. तो the reactions equation क्या है? 4/3 aluminium plus O2 will give 2/3 Al2O3, or 2 Mg plus O2 will give 2 MgO. At the point of intersection of Al2O3 and MgO curves, the delta G naught becomes 0 for the reaction. जब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ग्राफ्स तो वहाँ पे डेल्टा G naught वो 0 हो जाता है. फॉर द रिडक्शन ऑफ MgO बाय एल्यूमिनियम कंसिडर द रिएक्शन 3 MgO सॉलिड प्लस 2 Al सॉलिड विल फॉर्म 3 Mg सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तीनों फॉर्म में, प्लस Al2O3 सॉलिड. फॉर द रिएक्शन द टेम्परेचर शुड बी चूजन. जो टेम्परेचर है वो ऐसा होना चाहिए for which delta G naught formation of Al2O3 is less than delta G formation of MgO. Around 2000 Kelvin, the line for Al2O3 lies below that of
MgO, देयरफॉर एल कैन रिड्यूस MgO। तो 2000 केल्विन टेम्परेचर पे जो है Al2O3 जो है वो MgO से नीचे लाई करता है, इसलिए एयर उसको रिड्यूस कर सकता है। हाउएवर एट टेम्परेचर बिलो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू लाइन्स MgO इज मोर स्टेबल एंड कैन नॉट रिड्यूस। और जो टेम्परेचर इंटरसेक्शन पॉइंट से नीचे का जो टेम्परेचर है वहाँ पर MgO ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए एल्यूमिनियम उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन एट स्पेसिफिक कंडीशंस रिडक्शन पॉसिबल है 2000 केल्विन टेम्परेचर पे, जहाँ पे Al2 लाइज बिलो, वहाँ पे MgO का रिडक्शन पॉसिबल है यूजिंग एल्यूमिनियम। तो दोस्तों ये भी चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सबसे शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द।